चंपा को बचपन से ही पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। वह अपने क्लास में हमेशा अव्वल नंबर पर पास होती थी। लेकिन उसके माता के देहांत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और कुछ टाइम बाद ही चल बसे। इसके बाद उसकी सौतेली माँ भवानी ने उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी और घर चलाने के लिए उसे एक चाय की दुकान पर बैठा दिया। एक दिन वो अपनी चाय की दुकान पर काम कर रही होती है कि तभी वहाँ एक पुनीत नाम का लड़का आता है, जिसे देखते ही चंपा गुस्से में आ जाती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरी चाय की दुकान पर मत आया करो, लेकिन तुम हो कि तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती। हाँ, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती। मैं तुम्हें ऐसे हाल में नहीं देख सकता हूँ। तुमने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया और चाय की दुकान पे आकर बैठ गई। मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें क्या चीज अच्छी लगती है क्या नहीं, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस यहाँ से जाओ, वरना अगर कहीं मेरी सौतेली माँ ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुझे बहुत सुनाएंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम अपनी माँ से इतना डरती क्यों हो? अरे जब तक तुम उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगी ना, तब तक वो तुम्हें परेशान करती रहेंगी। वैसे जैसे भी है, लेकिन मेरी माँ है, उनका ख्याल रखना, उनकी देखभाल करना मेरा फर्ज बनता है। अच्छा, वो तुम्हारी माँ है तो एक बात बताओ, माँ होने के नाते तुम्हारी माँ ने कौन से फर्ज निभा दिए? अरे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद करवा के इतनी सी उम्र में चाय की दुकान पे बिठा दिया तुम्हें, ताकि तुम पैसे कमा के लाओ। तुम यहाँ मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काने आए हो या तुम्हें कोई और भी काम है मुझसे? मेरा तुमसे मिलने का मन था, इसलिए आया था, लेकिन आज के बाद शायद ही मैं तुम्हें कभी दिखाई दूं। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आई। जो बोलना है साफ साफ बोलो और थोड़ा जल्दी बोलो, कहीं कोई हमें देख ना ले एक दूसरे से बात करते हुए। मैं यहाँ तुमसे यही कहने आया था कि मैं वो बाहर। पुनीत चंपा को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ से दूर जाने की बात बताता है। उससे पहले ही चंपा की सौतेली माँ वहाँ जाती है और दोनों को एक दूसरे से बातें करते हुए देख लेती है और गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ए लड़के, तू बार बार मेरी चाय की दुकान पर क्या करने के लिए आता है? कहीं तेरा इस लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? जब भी मैं आती हूँ मुझे यहीं खड़ा हुआ नजर आता है। आंटी जी, मेरा नाम पुनीत है और मैं चंपा के स्कूल का दोस्त हूँ और इसीलिए इसे मिलने आया था। लेकिन आप कैसी माँ हो? अपनी बेटी के बारे में ऐसे बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? तू कौन होता है मुझे सही और गलत का पाठ पढ़ाने वाला? अपने काम से काम रख, समझा? मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत कर और दोबारा मेरी चाय की दुकान पर अगर दिखा तो सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगी। तू अभी जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। माँ आप इसे कुछ मत बोलिए, आज के बाद ये इस दुकान पर कभी नजर नहीं आएगा। पुनीत तुम अभी इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। चंपा के इतना कहते ही पुनीत भवानी के आगे बिना कोई बहस किए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ये बात भवानी की आंखों में खटक जाती है और उसके जाने के बाद वो चंपा से बोलती है, अब समझ में आया कि महारानी की चाय की बिक्री क्यों नहीं होती थी। महारानी को लड़कों से बात करने से फुर्सत मिलेगी तभी तो चाय बिकेगी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो अपना ही काम कर रही थी, वो तो बस वही मुझसे मिलने के लिए आ गया था। ठीक है, मुझे क्या करना? तू किसी से भी बात कर, कहीं भी जा, मुझे तो बस अपनी चाय की दुकान और पैसों से मतलब है। अभी तक जितनी कमाई हुई है जल्दी से दे मुझे, मैं काम से कहीं जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। चंपा की सुबह से लेकर अभी तक जितनी भी कमाई हुई होती है वो सारे पैसे उठाकर अपनी माँ को दे देती है और भवानी उन पैसों को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चंपा निश्चिंत हो जाती है और चाय बेचने के साथ साथ किताबें लेकर पढ़ना शुरू कर देती है। दिन यूं ही बीतते हैं और चंपा की चाय की दुकान ठीक ठाक चलने लगती है, जिससे वह अपना घर भी चलाया करती थी और अपनी पढ़ाई के लिए थोड़े पैसे बहुत बचा लिया करती थी। ऐसे ही एक रोज भवानी चंपा के कमरे में जाती है, जहाँ उसे बेड के नीचे एक छोटा सा गुल्लक मिलता है। वह गुल्लक को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। भवानी तुरंत उस गुल्लक को तोड़ देती है, जिसमें बहुत सारे पैसे निकलते हैं। उन पैसों को देखकर भवानी अपने आप से बोलती है, हे राम जी, ये लड़की कितनी बड़ी चोर है। मेरी ही दुकान की कमाई को ऐसे चोरी चुपके अपने कमरे में छुपा के रखी है। जरूर ऐसे ही इसने कई जगह पैसे छुपा कर रखे होंगे। आज इसको घर आने दो, फिर मैं इसे बताती हूँ कि मेरे से चोरी करने का अंजाम क्या होता है। क्या हुआ महारानी, कुछ ढूंढ रही हो क्या? नहीं माँ, नहीं, मैं कुछ नहीं ढूंढ रही हूँ। वो तो मेरे कान का झुमका गिर गया था कल रात को, बस उसे ही ढूंढ रही हूँ। लगता है तेरा झुमका कुछ ज्यादा ही खास था, तभी तो काम से आते ही सबसे पहले उसे ही ढूंढने लगी। हाँ माँ, खास तो था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए बाहर चलते हैं।
मैं उस झुमके को बाद में ढूंढ लूंगी। नहीं नहीं, ढूंढ ले, आराम से ढूंढ ले, मुझे कोई जल्दी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं भी मदद करवा देती हूँ तेरी उस झुमके को ढूंढने में। नहीं माँ, रहने दो, इतना भी कोई खास नहीं था, मैं बाद में आराम से ढूंढ लूंगी। आप क्यों परेशान हो रही हो? चंपा इतना कहकर चारों तरफ नजरें घुमाकर इधर उधर देखने लगती है। उसकी घबराहट को देखकर भवानी का शक यकीन में बदल जाता है और वो चंपा का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर लेकर आती है और टेबल पर रखे गुल्लक के टूटे हुए टुकड़ों को दिखाकर बोलती है, कहीं तेरा खास झुमका इस गुल्लक के अंदर तो नहीं था? यह गुल्लक मुझे तेरे कमरे में पड़े बेड के नीचे से मिला है। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो जो मैंने आपसे ये बात छुपाई। माँ, इस गुल्लक में मेरी मेहनत की कमाई थी, आप मुझे इस गुल्लक में से निकले हुए पैसे वापस कर दो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मेरी ही चाय की दुकान से पैसे कमाती है और मुझसे ही चोरी भी करती है। आखिर तुझे इन पैसों का क्या काम है? कपड़े और खाना तो मैं तुझे दे ही रही हूँ ना। माँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। चाय की दुकान पर चाय बेचकर मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकालना चाहती, इसलिए मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रही थी अपने कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए। कुछ महीने बाद कॉलेज में एडमिशन की डेट भी आ जाएगी। मैंने तेरी पढ़ाई छुड़वा दी, उसके बाद भी तुझे ये उम्मीद है कि तू कॉलेज जा पाएगी। कॉलेज जाना और पढ़ना, ये दोनों सपना तू जल्दी से जल्दी भूल जाए तो अच्छा है तेरे लिए। कल से मैं भी तेरे साथ चाय की दुकान पर चलूंगी, फिर देखती हूँ कि पैसे कैसे चुराती है तू और कैसे अपनी एडमिशन की फीस भरती है। भवानी चंपा को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। चंपा की बचाई हुई पाई पाई भवानी एक झटके में अपने कब्जे में कर लेती है और अगले दिन वह चंपा की दुकान पर बैठना शुरू कर देती है और चंपा पर पूरी नजर रखती है कि वो एक भी पैसे इधर से उधर ना कर पाए। ये देखते देखते ही कई महीने गुजर जाते हैं और एडमिशन की डेट आ जाती है। तभी चंपा भवानी से बोलती है, माँ, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस आज मांगती हूँ। कल मेरे एडमिशन की लास्ट डेट है, अगर मैंने कल पैसे नहीं जमा करवाए तो मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। माँ, मुझे थोड़ी से पैसे दे दो, मैं पढ़ाई भी कर लूंगी, पर आपकी चाय की दुकान भी संभाल लूंगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे आगे पढ़ने नहीं दूंगी। तू सिर्फ और सिर्फ चाय की दुकान पर चाय बेचेगी, इससे आगे तू कुछ नहीं करेगी। अगर तू पढ़ लिख लेगी तो तेरी जुबान अभी से भी और ज्यादा तेज चलने लगेगी। जाकर चाय बना, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, बढ़िया ही पढ़ने वाली। चंपा के बहुत मनाने और प्रार्थना करने के बाद भी भवानी उसे एडमिशन के लिए पैसे नहीं देती और चंपा का आगे पढ़ने का सपना सपना ही रह जाता है। शंकर मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। शंकर अपनी पत्नी कमला और बेटे राकेश के साथ रहा करता। जहाँ एक तरफ शंकर अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता, वहीं दूसरी तरफ शंकर का आवारा बेटा इधर उधर घूमकर अपना पूरा दिन गुजार दिया करता था। अरे कमला, राकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अभी तक घर नहीं आया क्या? नहीं जी, नहीं आया, मैं भी राकेश का ही इंतजार कर रही हूँ। आज जब दोपहर में मैं सामान लेकर जा रहा था तो देखा था उसे अपने आवारा दोस्तों के साथ बाइक पे जा रहा था कहीं। सच में मेरे ही प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। मैं तो इसे कहती भी हूँ कि अब तो तेरा कॉलेज खत्म हो गया है, अपने पिता के साथ कामों में हाथ बटाया कर, लेकिन मुझे नहीं लगता आगे के दिन में ये कभी भी काम करेगा। छोड़ो उसकी टेंशन, आ ही जाएगा रात तक। तुम खाना निकाल दो, खाकर सो जाते हैं, सुबह जल्दी काम पे भी निकलना है मुझे। ये लो, राकेश भी आ गया। अरे राकेश, ये इतने महंगे कपड़े कहाँ से लाया है? अरे पापा, ये मेरे दोस्त के कपड़े हैं, आप दूर रहिए, आपके हाथ भी बहुत गंदे हैं। ये तो अपने पिता से कैसे बात कर रहा है? तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? अरे माँ, माफ करो, मैंने आपके पति को बुरा भला कह दिया। चल आजा बेटा, खाना खा ले। अरे कहाँ जा रहे? नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं अपने दोस्तों के साथ खाकर आया हूँ। इतना बोलकर राकेश अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन कमला शंकर के लिए खाना लगाती है। मैंने अपने मालिक से बात की थी, वो ज्यादा पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन जो थोड़े बहुत पैसे देंगे अब मैं उससे उसकी बाइक ले लूंगा। मुझे पता है आप इसके लिए कितना सोचते हैं, लेकिन इसके संगी साथी ही इसे बिगाड़ रहे हैं। इसके दोस्तों को क्या कमला,
वो तो अमीर घर के हैं। इसे ही हैसियत देखकर दोस्ती करनी चाहिए थी ना। जाने दीजिए, जब जिम्मेदारी आएगी तो खुद ही समझेगा। अब नहीं समझेगा तो मुझे नहीं लगता कभी और इसे अकल आएगी। इसे अपने बूढ़े माँ बाप की मजबूरी को और गरीबी को देखना चाहिए। इसके शौक तो देखो, कहता है कहीं से भी बाइक ला के दो मुझे बाइक चाहिए, मतलब चाहिए। इसके माँ बाप इसके बाइक के लिए चोरी करे, भीख मांगे, इससे इसे कोई मतलब नहीं। जी, मैं भी समझ रही हूँ आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसे हम समझा ही सकते हैं ना। अब अगली सुबह कमला घर का काम कर रही होती है, तभी राकेश उठकर अपनी माँ के पास आता है। माँ मुझे चाय दो और खाने में क्या बनाया है? उठ गया तू? जरा समय देख, दिन के 12 बज रहे हैं, लेकिन तेरी नींद ही पूरी नहीं होती। ऐसी कौन सी कमाई करता है तू जो इतना लेट उठता है? अरे माँ, सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। और ये बताओ, पापा ने मेरी बाइक की कहीं बात की या नहीं? तुझे बाइक तो चाहिए, लेकिन कभी सोचा है कि उस बाइक को खरीदने के लिए तेरे माता पिता चोरी करेंगे? क्या माता पिता होने का फर्ज आपसे निभाया नहीं जा रहा है तो आप लोग साफ साफ क्यों नहीं बोल देते हैं? चला जा घर से, हम नहीं उठा सकते तेरा बोझ। कमला, इसे कह दो कल तक इसकी बाइक आ जाएगी, उठकर कलेश ना करे। जी, आप इसे सर पर मत चढ़ाइए, आपकी जो पुरानी स्कूटी रखी है वो चलाएगा ये। मैं क्यों चलाऊं उस खटारा को, और वो भी नई नहीं है। पापा ने भी तो वो सेकंड हैंड खरीद रखी है, और मुझे अपना कुछ चाहिए, किसी की इस्तेमाल की हुई चीज नहीं चाहिए। बोल तो ऐसे रहा है जैसे ना जाने अपने माँ बाप को कितना कमा कर देता है। कमला, उससे बहस मत करो, कल इसकी बाइक आ जाएगी, ला दूंगा मैं। राकेश हर वक्त अपने माता पिता से लड़ता ही रहता। उसे सिर्फ दिखावे की दुनिया पसंद थी, और शंकर भी अपने बेटे की इच्छाओं को पूरा करने में लगा था। अब शंकर अगले ही दिन अपने बेटे के लिए एक नई बाइक लाकर देता है। सच में पापा, आपने मेरे लिए बाइक खरीदी? सच में आप कितने अच्छे हैं। अब तो मैं इसे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा। देखा, इसकी इच्छा पूरी हुई तो पापा कितने अच्छे हो। आजकल के बच्चों को ना जाने क्या ही हो गया है, लेकिन आप इतने पैसे कहाँ से लाए? कुछ पैसे मैंने अपने मालिक से लिए हैं और अपनी पुरानी सेकेंड हैंड स्कूटर बेच दी। लेकिन क्यों? वो तो आपको आपकी जान से भी प्यारी थी ना, तो फिर आपने उसे क्यों बेचा? हाँ, मुझे पता है कमला, वो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी और उसे मैं कभी बेच नहीं सकता था, लेकिन मजबूरियों के आगे मुझे झुकना पड़ा। आप वाले गुण हमारे राकेश में क्यों नहीं आए? मैं तो उसे देख कभी कभी सोचती हूँ, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा कैसे बनेगा? हमें खाने पीने को कुछ देगा भी या नहीं? नहीं नहीं कमला, इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए मुझे। उम्र तो ऐसी होनी चाहिए जो हंसते खेलते बीत जाए। राकेश इधर बाइक पाकर बहुत खुश था, लेकिन शंकर के सर कर्जा आ गया था। अब वो सोच रहा था कि कैसे उन कर्ज को चुकता करे। आज थोड़ा लेट भी हो सकता है, तो तुम खाना खा के सो जाना। अब शंकर अपनी सेठ की दुकान पर पहुंचकर बालू सीमेंट सब लोड करके निकल जाता है। मैं आज ही बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करना है। आराम करना है? थक गया हूँ, ये लड़का तो मुझे कभी भी समझ नहीं आता। कमला शाम के खाने की तैयारी कर रही होती है, तभी शंकर को घर लाया जाता है। शंकर की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। कमला बहन, ये सब कैसे हुआ, किसने किया, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे पास फोटो है इस बाइक की जिसके कारण ये सब हुआ है, और मैंने पुलिस को दे दी है, वो पता लगा रही है। ये तो मेरी बाइक है, और ये मैं अपने दोस्तों को देकर आया था, यानी कि उन्होंने नहीं। पुलिस भी कमला और राकेश को इस केस के बारे में बताती है, तो उसमें भी राकेश की ही बाइक और उसके दोस्तों का जिक्र होता है। माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं बाइक के लिए जिद करता और ना ये सब कुछ होता। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, अपने माँ बाप पर इतना बोझ मत डाल। अपने पिता को मार डाला तूने राकेश। अब कुछ समय बाद ही राकेश काम पर जाता है, जो काम उसके पिता कर रहे थे। तुम ये कर पाओगे काम?
लेकिन इस महीने की पगार तुम्हें कम मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी बाइक लेने के लिए उधार लिया था मुझसे और अपनी स्कूटर भी बेची थी। मैं सब कर लूंगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वो स्कूटर कहाँ है? मेरे पास ही रखा है। क्या तुम्हें वो चाहिए? हाँ, मुझे वो वापस सही सलामत चाहिए। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 35,000 रुपए देने पड़ेंगे। और तो और नगद पैसे चाहिए मुझे, वरना मैं स्कूटर को कहीं और बेच दूंगा। राकेश अपने पिता की जगह ठेला चलाकर लोगों के घर घर जाकर सीमेंट, बालू, गिट्टी पहुंचाया करता था और खुद मेहनत भी कर रहा था। माँ, पानी पिला दो। माँ, कहाँ हो आप? ये क्या हालत बना ली है तूने अपनी? खाना खाया था? हाँ माँ, खा लिया था। आप कहाँ जा रही हो? बैठो ना मेरे पास। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? कुछ तो बता, क्या हुआ? माँ, आपको पता है पापा ने अपनी सेकंड हैंड स्कूटर मेरे जिस बाइक के लिए बेची थी ना, उसी बाइक ने पिताजी की जान ले ली। पर आज मैंने उस स्कूटर को सेठ जी के यहाँ देखा, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये स्कूटर वापस चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और मैंने अपने दोस्तों को कहा कि क्या वो मेरी इसमें कोई मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने फोन कट कर दिया। तेरे पिता और मैं तुझे कहते थे ना बेटा, समझ, सब अपने नहीं है यहाँ पर। माँ, मैंने अपना फोन, अपनी घड़ी सब बेच दिया और पापा की स्कूटर वापस घर ला दी है। तूने ये सब क्यों बेचा? तूने ये सब खरीदवाने के लिए कितना हंगामा किया था। लेकिन अब तो मैं समझ चुका हूँ ना, सामान से ज्यादा इंसान की वैल्यू होती है। और पापा ने भी तो अपने सपनों को मारा था ना। देर से ही सही, लेकिन राकेश को समझ आ चुका था कि उसके पापा ने जो भी किया अपने बेटे के लिए किया, लेकिन राकेश अपने पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। अरे ओ नास पीटी, जब देखो कुछ ना कुछ काम बिगाड़ ही देती है। हर वक्त काम बताना पड़ता है। अगर मैं अच्छे से कुछ ना देखूं, तो फिर तो काम चोरी करेगी। और ये खाने में घी इतना कम क्यों डाला है? जा जाकर घी ला, मुझे और घी वाला खाना खाने का मन है। खुद जाकर ले आइए। मुझसे घी के डब्बे कभी इधर कभी उधर करना नहीं होगा। खाना खाने बैठी हूँ, शांति से खाने भी नहीं देती। आपको अगर इतना ही मन कर रहा है ना, तो उठाइए अपने 2 पैर और चलते हुए जाइए रसोई में और घी लेकर आइए। अरे कैसी उल्टी बातें कर रही है बहू? तेरी सास हो, थोड़ा ढंग से पेशा। देख रहा है विनोद, कैसे बातें कर रही है तेरी बीवी? हमेशा उल्टा जवाब देती है। हाँ तो क्या करूँ? आपकी डांट सुनती रहूँ? दिन भर घर के जैसे काम करती हूँ और रात को खाने के वक्त पर आपको ज्यादा घी खाने का मन करता है। आपको मेरा शांति से बैठकर खाना खाना पसंद नहीं है क्या? देख बेटा, कैसे जुबान लड़ा रही है। कुछ बोलता क्यों नहीं है तू? अरे बस 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 कीजिए आप लोग। अरे मुझे कुछ मत कहिए, मैं आपकी तरफ भी नहीं हूँ और इसकी तरफ भी नहीं हूँ। अरे मुझे आप लोगों के झगड़े में नहीं पड़ना है। अरे मैं क्यों पढ़ूंगा? बेवजह फंसना थोड़ी है मुझे। इसकी तरफ से बोलूंगा तो आप सुनाओगी, आपकी तरफ से बोलूंगा तो ये सुनाएगी। और हाँ, मैं रोज सोचता हूँ घर जाऊंगा, चैन से खाना खाऊंगा, आराम से सो जाऊंगा, लेकिन नहीं। विनोद बिना कुछ खाए अपने कमरे में चला जाता है और पीछे पीछे वंदना भी चली जाती है। मालिनी भी अपना मुंह बनाते हुए अपने कमरे में जाती है। अगले सुबह वंदना घर का सारा काम करके खुद के लिए चाय बनाकर पीते हुए सोफे पर बैठती है। तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। हे भगवान, ये क्या था? लगता है कुछ टूट गया, लेकिन क्या? हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? 2 पल की भी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई आपसे मेरी। बस चैन की सांस ही तो ले रही थी कि सासू माँ का चश्मा टूट गया। जैसा चश्मा टूटा है वैसे ही अब वो मेरी हड्डी तोड़ेगी। माँ जी को भी ना जाने होश ही नहीं रहता कि क्या चीज कहाँ रखती हैं, कुछ पता ही नहीं। अब चश्मे के बिना तो उन्हें कुछ दिखेगा भी नहीं, और माँ जी जब उठेंगी तो सीधा मेरा गला पकड़ेंगी। वंदना सोच ही रही थी कि तभी मालिनी वंदना को बुलाती है। बहू, अरे ओ बहू, मेरा चश्मा तो पकड़ाना जरा। हे भगवान, इस चश्मे के बिना तो पूरी दुनिया अंधी लगती है। सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। अरे ओ बहरी, सुनाई देता है कुछ? कब से चश्मा मांग रही हूँ। क्या हुआ माँ जी? अगर आप एक दिन बिना चश्मे के रह लेंगी तो क्या हो जाएगा? बाद में चश्मा ढूंढ लूंगी। तब तक ना आप सुबह की प्राकृतिक हवा अपनी आंखों पर ना लगने दो।
ताकि आँखों की सारी दिक्कत खत्म हो जाए। ओहो, क्या बात है बहू। कल रात तो जहर उगल रही थी, तो आज क्या हुआ अचानक से? इतना प्यार बरसा रही है। पक्का कुछ काम बिगाड़ा होगा तूने। लो कर लो बात। अब तो किसी के बारे में अच्छा सोचना भी नहीं चाहिए। माँ जी, मेरी ना बस जुबानी कड़वी है, लेकिन मैं दिल की बहुत साफ और कोमल हूँ। आपसे ना कितना भी झगड़ लूं, लेकिन फिक्र तो करती हूँ ना आपकी। अच्छा, आज ये फिक्र कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? अब बातें बनाना बंद कर और जाकर वही कर। जाकर मेरा चश्मा लेकर आ। याद तो है ना, कल तूने ही रखा था मेरा चश्मा। क्या माँ जी, आप भी कब से चश्मा कर रही हो? जाइए, जाकर बाहर का नजारा खुली आंखों से देखिए। प्रकृति को खुली आंखों से देखना कितना अच्छा होता है, आपको पता है? और ये चश्मे के बाद आप जब से उठी हो, भगवान का इतना नाम नहीं लिया है आपने जितना आप चश्मा कर रही हो। जाइए, जाकर नहा लो, तब तक ना मैं चाय लेकर आती हूँ। बात तो तू सही कह रही है बहू। ठीक है, मैं जाकर नहा ही लेती हूँ और फिर जाकर सारा काम करूँगी। पूजा पाठ भी करना है। ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ, तब तक तो पूजा की तैयारी कर। सास की नहाने जाते ही वंदना सोचते हुए काम करने लगती है। अगर माँ जी को पता चला कि चश्मा टूट गया है तो क्या होगा? कुछ देर बाद मालिनी पूजा करने आती है तो देखती है कि बहू पूजा कर रही है। तभी मालिनी कहती है, बहू, मुझे चश्मा ला कर दे। कब से मांग रही हूँ और तू है कि मुझे दे ही नहीं रही है। चश्मा? माँ जी, अरे माँ जी, आप पूजा कर रही हैं और मैं भी पूजा कर रही हूँ। आप आंखें बंद करके पूजा पे फोकस कीजिए ना। अरे कैसे फोकस करूं? जब तक भगवान जी को ना देख लूं, तब तक पूजा कैसे सफल होगी? ला बहू, मुझे चश्मा दे दे, भगवान जी की दर्शन कर लूं। अरे माँ जी, दर्शन करने के लिए चश्मे की क्या जरूरत है? मन की आंखों से देखिए। खुली आंखों से तो हमेशा देखती हो, आज आप मन की आंखों से देखो। देखना, आज भगवान ना आपको पक्का दर्शन देंगे और अपने पास बुला लेंगे। मेरा मतलब है आपके सामने आ जाएंगे। अरे कब से तू मुझे गोल गोल बातों पर घुमाए जा रही है बहू। आखिर बात क्या है? बात? अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आरती पूरे घर में ना घुमा के आती हूँ। आप बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ जाना, उसके बाद मैं वहीं आपको नाश्ता दूंगी। वंदना जल्दी उठकर आरती ले जाती है तो वही मालिनी देखती रहती है। कुछ देर बाद वंदना घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी मालिनी वहाँ आती है, जिसे बिना चश्मे के कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उसके पैर से सारा कचरा फैल जाता है और वंदना को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? देख रही हो ना आप, कब से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन आप है कि पूरे घर में कचरा फैला रही हो। अब घर को दोबारा साफ कौन करेगा? जरा देख के नहीं चल सकती क्या? बहू, कैसे देख कर चलूं जब मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा? कब से तुझे बोल रही हूँ, बहू मेरा चश्मा दे दे, लेकिन नहीं, तेरे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। अब बता, मैं कैसे देखूं अगर तू मेरा चश्मा नहीं देगी तो? कोई बात नहीं माँ जी, बिना चश्मे के आपको दिखता क्या है? एक बार साफ किया है तो दोबारा से साफ कर लूंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुन मेरी बात पहले, ये सब काम छोड़ दे और मेरे लिए सबसे पहले गर्मा गर्म चाय बना दे। रसोई में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, भगोना कौन सा है, चीनी कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है। जा बहू, जाकर सबसे पहले मेरे लिए कड़क चाय बना दे। अरे माँ जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार मुझे बता देना, मैं फटाफट आपका सारा काम कर दूंगी। जब तक आपके चश्मे आपको नहीं मिल जाते, तब तक मैं आपकी आंखें बन के रहूंगी। ऐसे ही दिन भर अपनी सास की आंखें बंद कर उसका सारा काम करने लगती है वंदना। अब चश्मा तोड़ने की सजा तो मिलनी ही थी। कुछ देर बाद जब वंदना बैठकर आराम से चाय की चुस्की ले रही होती है, तभी उसकी सास हाथ में सुई धागा लेकर उसके पास आती है। अरे मेरे दो नयन, क्या कर रही है? चल बहू, अब इस सुई में धागा डाल दे, कुछ काम है। लेकिन माँ जी, सुई में धागा क्यों डालना है अभी, और क्या सिलना है इस वक्त आपको? अरे बहू, पागल हो गई है क्या?
अभी तक तो तूने मेरे चश्मे नहीं दिए और कुछ देर पहले कह रही थी माँ जी मैं आपकी 2 नयन बनकर रहूंगी। जब नयन बन गई है तो काम भी कर ले। चल चल कर मेरी साड़ी में फॉल लगा दे। क्या माँ जी, एक फॉल सिलने की क्या जरूरत है? दर्जी है ना, उसे दे दो। अब एक फॉल के चक्कर में आप अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? अरे बहू, मुझे पता है एक फॉल में वक्त बर्बाद होगा, तभी तो मैंने 4 साड़ियाँ निकाली है। चल चल कर लगा दे फॉल। अब मुझे नहीं दिख रहा है तो तू ही तो मेरी आंखें हैं। लेकिन माँ जी, इतनी फॉल लगाने बैठूंगी तो रात हो जाएगी और रात में मुझे काम भी करना पड़ेगा। तो मुझे जब वक्त मिलेगा ना, मैं तब लगा दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अब भी सिल कर दे। वंदना बेचारी साड़ियों में फॉल्स लगा रही थी। तभी उसकी सास घर को जानबूझकर गंदा करती है और वंदना को बुलवाकर साफ करवाती है। मालिनी को बहुत मजा आ रहा था अपनी बहू को तंग करने में। कुछ समय बाद खाने की टेबल पर जब मालिनी अपने खाने में पानी गिरा देती है तब वंदना कहती है, क्या माँ जी, आप क्या कर रहे हो? कुछ पता है आपको? हाँ, मैंने खाने में दाल डाल दी, और क्या? अरे माँ जी, वो पानी था। ठीक है, मैं आपके लिए दूसरा खाना लेकर आती हूँ। क्या बात है माँ, आप दोनों सीधे मुंह कभी मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? आज क्या हुआ है? वंदना बदली बदली से क्यों लग रही है? बस बेटा, देखता जा तू, सब पता चलेगा। और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है बहू को तंग करने में। ठीक है माँ, लेकिन सबसे पहले ना आप मेरा एक काम कर दीजिए। मुझे अभी कहीं बाहर जाना है और मेरी शर्ट का बटन टूट चुका है, तो आप बटन लगा दीजिए। वंदना तो बिजी है। विनोद अपनी माँ को शर्ट ला कर देता है और वो बटन लगाने लगती है। अंधी आंखों से सास को शर्ट का बटन सिलता देखकर वंदना कहती है, माँ जी, आप देख सकती हो, वो भी बिना चश्मे के। कैसे? हाँ बहू, मैं बिना चश्मे के भी देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे चश्मे के साथ लेंस भी लगवाया था और मैं तो बस तेरे मजे ले रही थी। तुझे घर का सारा काम करते देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा चश्मा टूट गया है वो मुझे पता था। हाँ हाँ, आप तो मजे ही लेंगी। कितना परेशान किया है आपने मुझे। बेचारी वंदना चुपचाप अपने सर को झुकाए काम करने चली जाती है। अब दोबारा सास से पंगे लेने की वो सोचती तक नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।